ओके सो वेलकम बैक क्लास टेंथ ये लास्ट टॉपिक है आप लोगों का। लास्ट या सेकंड लास्ट इसको समझ के चलिए। हम लोग चाहते हैं कि एक ही वीडियो में सारा ये कंप्लीट हो जाए। ये हमने जूल लॉ ऑफ हीटिंग पढ़ा था, जिसमें हमने I²RT एक फॉर्मूला पढ़ा था हीट का। ये उसी फॉर्मूले से मिलता जुलता प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट है ये थ्योरी रीजनिंग पार्ट के बेस पे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन थ्योरी रीजनिंग के बनते हैं। यहाँ पे आप देख सकते पॉइंट्स मेंशन करे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मेंशन नहीं है, यहाँ पे आंसर्स मेंशन नहीं है। क्वेश्चंस और आंसर्स आपको खुद से बनाना है, वो आपकी स्किल डेवलपमेंट है। ओके, साइंस के जितने क्वेश्चंस के आंसर आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, उतना ही आपके रीजनिंग पावर में इंक्रीमेंट आएगा। ओके, तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं जल्दी से इसको। प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, एक एक पॉइंट को देखते चलेंगे। सबसे पहली प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिकल आयरन, इलेक्ट्रिकल हीटर एंड वाटर हीटर। वाटर हीटर मतलब गीजर हो गया। इलेक्ट्रिकल हीटर आप लोगों का घर में जब ठंड आती है तो हम लोग एक हीटर ऑन करके बैठ जाते हैं कभी कभी, वो हीटर हो गया। और इलेक्ट्रिकल आयरन आपकी डेली लगती है प्रेस करना। ठीक है, ये तीन है। अब पहला पॉइंट देखिए, एलिमेंट ऑफ हीटिंग डिवाइसेस आर मेड अप ऑफ नाइक्रोम एंड एलॉय। ये जो हीटिंग एलिमेंट्स हैं ये बनते हैं एलॉय से, और उस एलॉय का नाम है नाइक्रोम। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है। नेम द डिवाइस, नेम द एलिमेंट विच इज यूज्ड टू मेक हीटिंग डिवाइसेस, तो आज का है एन एलॉय नाइक्रोम। ये लिख दोगे एक नंबर पक्का। और ये एमसीक्यू टाइप में आ सकते हैं, इसीलिए आप लोगों को ये चीजें ध्यान रखनी है। alloy doesn't burn at high temperature। हाई टेम्परेचर्स पे alloy बर्न नहीं करते हैं। ठीक है, और इसका आंसर मैंने पीछे वीडियोस में बताया है, पीछे वाली वीडियोस को ध्यान से देखिएगा, पूरा लेक्चर आप लोगों को ढंग से समझ में आने लगेगा। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट देखिए, रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉयज इज ग्रेटर देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स। जिन मेटल्स से वो बना है, वो सारे कॉम्बिनेशंस के बाद जो एलॉय बनते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी यानी कि करंट फ्लो कराने की क्षमता कम है। उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा है, उनमें कोलिजन ज्यादा है ना। इलेक्ट्रॉन्स आपस में खूब टकराएंगे, जिसके कारण एनर्जी रिलीज होगी, बहुत एनर्जी रिलीज होगी, लेकिन करंट बहुत कम फ्लो करेगा। और एनर्जी रिलीज होने का मतलब है हीट एनर्जी। ठीक है, आप लोगों को मैंने पिछली बार भी बताया था कि जब अपने आप हाथों को रब करते हैं तो उस कोलिजन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। वही काम यहाँ हो रहा है, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कोलिजन हो रहा है तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और इतनी ज्यादा रेजिस्टिविटी के कारण हीट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जूल लॉ ऑफ हीटिंग कहता है H=I²RT। तो H=I²RT का मतलब हीट और आर का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि कोलिजन ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और कोलिजन किस में ज्यादा होगा? जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वहां पे तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन इतने ज्यादा कोलिजन में आ जाएंगे, वहां करंट कम फ्लो करेगा। ओम्स लॉ, V=IR, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/I, है ना। तो आप ये देख रहे हो कि सारी चीजें आपस में एक दूसरे से लिंक है, इसीलिए आपको सारे लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। हैं, आगे देखिए, resistivity of alloys is greater than its constituent metals, hence heat produce is large। heat produce large का पूरा रीजन बताया, क्यों? resistivity ज्यादा है, resistivity ज्यादा है तो collision ज्यादा है, collision ज्यादा है तो करंट कम फ्लो करेगा, करंट कम फ्लो करेगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और हीट इतनी प्रोड्यूस होगी कि हाँ, अच्छे खासे अमाउंट में आप लोगों के हाथ पैर जला सकती है, इतना हीट प्रोड्यूस होगी, है ना। क्योंकि वो उसको एनर्जी जो है वो करंट के फॉर्म में बाहर नहीं आ पा रही है, तो उसको किसी ना किसी तरीके से तो बाहर आना पड़ेगा, तो वो हीट एनर्जी के थ्रू बाहर आ जाती है। ठीक है, अब नीचे आप लोग एक एग्जांपल के थ्रू एक अजीब सा डायग्राम देख सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, एक इलेक्ट्रिकल आयरन का टाइप कुछ बनाया गया है, जिसमें हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम मैंने मार्क करा है आगे, यू कैन सी द क्रिस क्रॉस। और पीछे आप लोग देखें वायर ऑफ कॉपर और एल्यूमिनियम। यहां से एक क्वेश्चन बनता है। वो क्वेश्चन ये बनता है कि करंट तो आपका वायर से होके हीटिंग एलिमेंट तक आ रहा है, तो केवल हीटिंग एलिमेंट ही गर्म क्यों हो रहा है, वायर गर्म क्यों नहीं हो रही? ठीक है, वायर गर्म होगी, लेकिन आप लोगों को टच करने पे वायर गर्म नहीं लगती है, लेकिन हीटिंग एलिमेंट आपका मामला गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों है? तो इसका आंसर आप लोग सोचें, और इसका आंसर कहीं ना कहीं रेजिस्टिविटी
कंडक्टिविटी एंड कोलिजन इसी के अंदर है। इस आंसर को सोचने की क्षमता आप लोगों में होनी चाहिए, ठीक है। अब मैंने क्योंकि देखो यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, वायर ऑफ कॉपर हीटिंग एलिमेंट ऑफ नाइक्रोम। अब आप रेजिस्टिविटी लगाइए, कंडक्टिविटी लगाइए, कोलिजन लगाइए, ये 3 पॉइंट लगा के देखिए, आपको अपने आप आंसर मिलेगा। और जब आपको आंसर मिल जाए तो कमेंट में कर दीजिएगा, हम चेक करके आपको बता देंगे, ठीक है। और अगर नहीं मिले तो प्लीज कमेंट कर दीजिएगा, वहां पे आपको आंसर बता दिया जाएगा। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, एक और पॉइंट यूज होगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हीटिंग ज्यादा, करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस ज्यादा, करंट ज्यादा, टाइम, टेम्परेचर, ये सब, ठीक है। अब आगे देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये सेकंड हमारा एग्जांपल है। इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोइंग व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू फिलामेंट ऑफ द बल्ब। बल्ब आप सबने देखे हैं, ठीक है, अंदर एक छोटा सा वायर होता है, उसको वो कहते हैं हम फिलामेंट। फिलामेंट जो है वो बनता है टंगस्टन से, टंगस्टन एक एलिमेंट है। तो पहला पॉइंट देखिए, फिलामेंट इज एन एक इलेक्ट्रिक फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड ऑफ द थिन वायर ऑफ टंगस्टन। टंगस्टन की पतली सी वायर से वो फिलामेंट बनता है। जो फिलामेंट का मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, 3380 डिग्री सेल्सियस। इस नंबर को याद रखिएगा, इतना टेम्परेचर करना पड़ेगा तब जाके वो मेल्ट होगा फिलामेंट। और इतना टेम्परेचर यहाँ अर्थ पे करना बहुत मुश्किल है, कर सकते हो, पॉसिबिलिटीज हैं करने की, लेकिन इतना टेम्परेचर जाएगा, कब पहुंचेगा, तो कैसे पॉसिबिलिटीज आप लोग खुद सोचिए, इतना टेम्परेचर चाहिए उसको मेल्ट होने के लिए। थर्ड पॉइंट देखेंगे, दिस फिलामेंट इज एनक्लोज्ड इन ग्लास एनवेलप फिक्स्ड ओवर एन इंसुलेटेड सपोर्ट। एक इंसुलेटेड सपोर्ट, आपने बल्ब देखा है ना, उस पे एक ग्लास का पूरा गुब्बारा सा बना रखा होता है, इसके अंदर फिलामेंट होता है ना, उसको फिर इंसुलेट किया होता है किसी मटेरियल से, ठीक है, वो एक कवर दिया जाता है उसको। नेक्स्ट देखेंगे, गैस एनवेलप इज फिल्ड विद गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड आर्गन टू इंक्रीज लाइफ टाइम ऑफ टंगस्टन। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ये जो गैसेस हैं ये एक्टिव है कि इनएक्टिव है, तो यहाँ पे ये इनएक्टिव गैसेस हैं, रिएक्शंस नहीं करती हैं, इतना तो मतलब इनएक्टिव कर देते हैं इनको। ग्लासेस एनवेलप इज फिल्ड विद गैसेस इनएक्टिव, इनएक्टिव गैसेस हैं नाइट्रोजन और आर्गन, ठीक है, इनसे इनको फिल किया जाता है ताकि वो टंगस्टन जो है उसकी लाइफ टाइम इंक्रीज हो जाए, उसका जो प्रोसेसिंग है वो बढ़ जाए, 1 1.5 2 2 साल तक चल जाए, ठीक है। इसलिए बल्ब पे हम लोग देखते हैं कि गारंटी वारंटी लिखी जाती है ना, ताकि उसका लाइफ स्पैन जो है वो इंक्रीज हो जाए और एक लंबे समय तक वो चीजें चल सके। ओके, नेक्स्ट आप लोग देखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ थिन फिलामेंट इज वेरी हाई। फिर से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। अब रेजिस्टेंस ज्यादा है तो कोलिजन ज्यादा है। कोलिजन इतना ज्यादा है कि हीट ही हीट प्रोड्यूस होती है, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है कि वो उस फिलामेंट को व्हाइट कलर कर देती है, बिल्कुल जैसे आपने सन देखा है, सन की लाइट होती है व्हाइट, वहां पे इतना फ्यूजन हो रहा है, इतना फ्यूजन हो रहा है, इतना फ्यूजन हो रहा है कि इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है जिसकी वजह से वो व्हाइट है। यहाँ भी वही प्रोसेस हो रहा है, इतना 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 हीट हो गया वो, इतना रेजिस्टेंस उसके अंदर है, इतना हीट हो गया कि उसका रंग ही बदल गया, ठीक है, उसका रंग ही बदल गया। और इतनी हीट प्रोड्यूस होने की वजह से व्हाइट हॉट, ड्यू टू दिस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस फिलामेंट ऑफ द बल्ब बिकम व्हाइट हॉट, सफेद, बिल्कुल बिल्कुल सफेद पड़ जाता है, ठीक है। और येलो येलोइश टाइप भी दिखता है, हम लोग देखते हैं येलो बल्ब भी आते हैं, और आजकल तो मर्क्यूरी बल्ब्स वगैरह बहुत आने लगे हैं, एलईडी बल्ब्स, तो वो भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। हेंस द फिलामेंट ऑफ द बल्ब एमिट्स लाइट्स एंड हीट, तो वो लाइट जलाता है और हीट प्रोड्यूस करता है। इससे हमें पता चलता है कि कितना भयंकर रेजिस्टेंस उस टंगस्टन में है, ठीक है ना। आगे इलेक्ट्रिकल फ्यूज आ गया। इलेक्ट्रिकल फ्यूज के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। इलेक्ट्रिकल फ्यूज होता क्या है? इलेक्ट्रिकल फ्यूज वो चीज होती है, पहले के जमाने में यूज हुआ करती थी, जिसमें एक फ्यूज होता है व्हाइट कलर का, जिसके अंदर कॉपर वायर लगी होती है सेंटर में, ठीक है। अब कॉपर वायर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये आप लोगों को पहले भी बताई है। घरों में कॉपर वायर यूज किया जाता है, क्यों? क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी कम है तो करंट ज्यादा फ्लो करता है, एक नॉर्मल अमाउंट में करंट फ्लो करता है।
ठीक है, एंड उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कम है, मतलब बहुत कम टेम्परेचर पे वो मेल्ट हो जाती है। ठीक है, वो ये यही एक प्रोसेस है। आप लोगों को पता है इलेक्ट्रिसिटी बाहर से आती है, मीटर में जाती है, मीटर के बाद एक हमला पूरा बॉक्स लगाया होता है, उस बॉक्स से होके फिर हमारे घर के अंदर उसको फैलाया जाता है। स्टेबलाइजर्स हम लोग लगाते हैं स्टेबलाइज करने के लिए, करंट को कम ज्यादा करने के लिए स्टेबलाइजर्स लगाए जाते हैं। तो वो भी एक किस्म का स्टेबलाइजर ही है। बाहर से आने वाला वोल्टेज 11,000 12,000 वोल्ट है ना, उसको कम करने के लिए हम लोग ये चीजें यूज करते हैं ताकि कम वोल्टेज हमारे घर के अंदर फ्लो करे। अगर अब देखो पहला पॉइंट, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस कनेक्टेड इन सीरीज विद द इलेक्ट्रिकल करंट और एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। ये करंट नहीं है, सर्किट है ये, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट और एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। इलेक्ट्रिकल सर्किट्स और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस के साथ सीरीज में कनेक्ट किया जाता है इसको। इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज अ वायर मेड ऑफ मेटल मटेरियल हुज मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो। मटेरियल जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा उसको हम यूज करेंगे। कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, टिन लेड अलॉय है ना, ये सब यूज किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन सबका मेल्टिंग पॉइंट कम है। यहां से क्वेश्चंस आप खुद बना सकते हो। A large amount of current flow, large amount of heat produced and the fuse wire melts। ये स्टेटमेंट मैंने बोला कि बहुत नॉर्मल अमाउंट में मामला चलता है, बिल्कुल बढ़िया चलता है। हाँ भाई, करंट आ रहा है, वोल्टेज आ रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर गलती से या किसी भी कारण से बहुत तेज करंट फ्लो करने लगे, मान लो वो जो वायर लगी है वो 5 एम्पियर का करंट ले सकती है, लेकिन अगर मैं उस वायर को 7 एम्पियर का करंट दूं तो वो वायर सह नहीं पाएगी और वो वायर मेल्ट हो जाएगी। और वो मेल्ट होना जरूरी इसलिए है क्योंकि अगर 7 एम्पियर करंट उसमें से फ्लो कर गया तो हमारे घर के सारे अप्लायंसेस को वो खराब कर देगा। घर के सारे अप्लायंस को वो खराब कर देगा क्योंकि हमारे घर के अप्लायंस भी 5 एम्पियर करंट से ऊपर नहीं काम कर रहे हैं। और अगर जैसे 5 एम्पियर से ज्यादा है वो सबको उड़ा देगा, फ्यूज उड़ जाएंगे, सबके फट जाएंगे सब, है ना। इसीलिए वायर्स लगाई जाती हैं मेल्टिंग पॉइंट वाली, जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो। क्यों? क्योंकि करंट ज्यादा आएगा तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, है ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इस प्रोसेस को काम कर रहे हैं कि भैया करंट कम आए, करंट कम आए मतलब मॉडरेट अमाउंट ऑफ करंट है, ज्यादा आए तो फ्यूज उड़ जाए। फ्यूज उड़ जाएगा तो ठीक है, घर के अप्लायंस नहीं उड़ने चाहिए। फ्यूज आप लोगों का सस्ता आता है, घर के अप्लायंस महंगे आते हैं, इसीलिए ये फ्यूज का यूज किया जाता है ना, टू सेव इलेक्ट्रिक सर्किट और एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फ्रॉम बर्निंग ड्यू टू द पैसेज ऑफ लार्ज करंट थ्रू इट। ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो ना करे इसीलिए फ्यूज लगाए जाते हैं, और अगर करंट फ्लो कर गया ज्यादा तो मामला गड़बड़ है, मामला गड़बड़ है, उड़ा देगा वो। ठीक है, इस लेक्चर में हम इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। ये 3 एप्लीकेशंस थी जूल लॉ ऑफ हीटिंग की। ठीक है, जूल लॉ ऑफ हीटिंग की ये 3 एप्लीकेशंस थी, इनको हमें डिस्कस करना था। और अगली लेक्चर में हम लोग पावर और किलोवाट आवर, ये 2 टॉपिक को डिस्कस करके इस चैप्टर को क्लोज करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और